इंडियन क्रिकेट में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर बड़े फैसले के पीछे एक कहानी जरूर होती है और पिछले एक साल में इंडियन क्रिकेट ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। क्या है उन बड़े फैसलों के पीछे की सच्चाई और कहानी? सबसे पहले तो वो फैसले कौन कौन से हैं। शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में कप्तान बनाया गया। सिलेक्टर्स के पास क्या इससे बेटर विकल्प मौजूद नहीं था? और आखिर क्यों शुभमन गिल को ही टेस्ट का कप्तान बनाया गया? फिर टी20 क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को बाहर कर दिया गया, शुभमन गिल को शामिल किया गया, प्लस उनको उप कप्तान बना दिया गया जिस फॉर्मेट में वो जगह भी डिजर्व नहीं करते थे। गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया, जबकि इससे पहले उनके पास कोई भी प्रोफेशनल कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। लखनऊ सुपर जायंट्स की मेंटरशिप की थी, केकेआर की मेंटरशिप की थी, बट प्रोफेशनल कोचिंग का एक्सपीरियंस उनके पास बिल्कुल नहीं था। हार्दिक पांड्या को टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया, साथ में ओडीआई की उप कप्तानी भी ले ली गई। इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? रोहित विराट का रिटायरमेंट क्या सडनली आया है? इसको भी प्लान किया गया था और इसके पीछे भी कहानी है। सूर्य कुमार यादव को टी20 कप्तानी तो दी गई, लेकिन बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि सूर्य कुमार यादव सिर्फ 2026 तक टी20 के कप्तान बने रहेंगे, उसके बाद फ्यूचर कैप्टन यहां पर भी लेके आया जाएगा। ये जितने भी डिसीजंस पिछले एक साल में लिए गए, इसमें से ज्यादातर प्योर क्रिकेटिंग डिसीजंस नहीं थे, बल्कि ये पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट से इन्फ्लुएंस डिसीजन थे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे और क्यों। उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इसमें दो फिगर्स जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक है टोरेंट ग्रुप, दूसरा है अभी की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे पहले टोरेंट ग्रुप क्या है? टोरेंट ग्रुप ने गुजरात टाइटंस के अंदर फरवरी 2025 में 67% का स्टेक परचेज किया। ये वही कंपनी है जिसने 2021 में भी गुजरात टाइटंस के लिए बिड किया था, लेकिन उस वक्त पर वो ले नहीं पाए थे क्योंकि सीबीसी कैपिटल की बिड उनसे ज्यादा बड़ी थी और सीबीसी कैपिटल ने गुजरात टाइटंस को खरीदा था। अब टोरेंट ग्रुप और बीजेपी का क्या कनेक्शन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डेटा जारी किया था 2019 से 2024 के बीच में जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे। टोरेंट पावर लिमिटेड ने टोटल 106 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, जिसमें से 76 करोड़ के बीजेपी ने इन कैश कराए थे, 17 करोड़ के कांग्रेस ने कराए थे, 5 करोड़ के आम आदमी पार्टी ने कराए थे, 3.5 करोड़ के एनसीपी ने कराए थे और 3 करोड़ के शिवसेना ने कराए थे। अब इनकी एक दूसरी कंपनी है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसने 185 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, जिसमें से 137 करोड़ के बीजेपी ने इन कैश कराए थे। इनके रिलेशनशिप को आप एक इंसिडेंट से भी समझ सकते हैं कि 2019 में महाराष्ट्र के अंदर 7 मई और 10 मई को 14.9 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड टोरेंट पावर लिमिटेड खरीदती है। उसके बाद 27 मई को, उसके कुछ हफ्ते बाद, बीजेपी की गवर्नमेंट, जहां पर देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे, वो भिवानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक ऑर्डर देते हैं कि जो 285 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स टोरेंट पावर लिमिटेड का बकाया है, उसको वसूलने की प्रोसीडिंग रोक दी जाए। जब यह बात कोर्ट में पहुंची तो गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया कि अगर हम उनसे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करेंगे तो बदले में टोरेंट पावर लिमिटेड जो है वो टैरिफ बढ़ा देगी, इससे भिवानी की जनता का नुकसान हो सकता है। टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दोस्ती की कहानी बहुत पुरानी है। गुजरात दंगों के बाद 2003 में जब सीआईए ने कहा कि गुजरात दंगों की वजह से गुजरात की छवि खराब हुई है, गुजरात की इंडस्ट्री की छवि खराब हुई है, तब इन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट के बचाव में इसको एक अनफॉर्चुनेट सोशल मिसहैप कहा था। यह तो हुई टोरेंट ग्रुप और बीजेपी के रिलेशनशिप की बात। अब आते हैं असली टाइमलाइन पर, असली क्रिकेट की कहानी पर। जून 2024 इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड चुना जाता है, जिसमें शुभमन गिल शामिल नहीं होते हैं। यशस्वी जायसवाल मेन स्क्वाड का हिस्सा थे, एज अ बैकअप ओपनर थे। इंडिया का स्क्वाड मई में ही चुन लिया गया था। उसके बाद जून 2024 में जो दूसरी घटना होती है कि टोरेंट ग्रुप गुजरात टाइटंस में स्टेक्स खरीदने की बातचीत की शुरुआत करता है। अब उसके बाद आप देखिए चीजें कैसे बदलनी शुरू होती हैं। जो शुभमन गिल टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल नहीं थे 2024 में, वो जिम्बाब्वे दौरे पर सबसे पहले तो उनको कप्तान बनाया जाता है। जिम्बाब्वे दौरे पर कप्तान बन गए, एक चीज थी। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट होता है, गौतम गंभीर जिनके पास कोई कोचिंग का प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, 9 जुलाई 2024 को टीम इंडिया के हेड कोच बना दिए जाते हैं। जो बीजेपी के एमपी थे, मार्च 2024 में उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और मात्र 4 महीने के अंदर वो इंडिया के हेड कोच बन जाते हैं। और गौतम गंभीर ने आके सबसे पहले सबसे बड़ा फैसला क्या किया? हार्दिक पांड्या से टी20 इंटरनेशनल की कप्तानी ले ली जाती है। ये वही हार्दिक पांड्या हैं जो कुछ साल पहले गुजरात टाइटंस को डिच करके मुंबई इंडियंस की टीम में वापस चले गए थे। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया जाता है, बट अगला डिसीजन होता है शुभमन गिल टी20 क्रिकेट में वाइस कैप्टन बना दिए गए, जबकि शुभमन गिल इससे पहले टी20 क्रिकेट में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल उनसे कहीं आगे थे। इवन जिम्बाब्वे में भी देखेंगे तो शुभमन गिल का प्रदर्शन ठीक ठीक रहा था,
था। बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस टी20 क्रिकेट में उनकी तरफ से देखने को नहीं मिली थी। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। इंडिया की टीम घर पे न्यूजीलैंड से सीरीज हारती है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारती है। फिर महीना आता है फरवरी का। फरवरी 2025 में टोरेंट ग्रुप और गुजरात टाइटंस के बीच की डील फाइनल हो जाती है और टोरेंट ग्रुप 67% स्टेक गुजरात टाइटंस की टीम में खरीद लेता है। उस वक्त पर इंडिया का ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस होना था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और वहां पर हार्दिक पांड्या को ओडीआई की वाइस कैप्टेंसी से भी हटा दिया जाता है, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया जाता है और उप कप्तानी के दूसरे कंटेंडर श्रेयस अय्यर, क्योंकि एज ए कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में केकेआर के लिए काफी अच्छी रही थी, उनको स्क्वाड से भी बाहर करने की प्लानिंग कर ली जाती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बात साफ की थी कि पहला मैच जब विराट कोहली नहीं खेले थे तो उनके ना खेलने की वजह से उनको मौका मिला था। फिर उन्होंने परफॉर्मेंस की और उनकी परफॉर्मेंस ने इन सबको पुश किया कि श्रेयस अय्यर को इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में रखा जाए। अदरवाइज जो प्लेयर इस रोल को चैलेंज कर सकता था उसको बाहर करने की भी प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ने सबको पुश किया कि उसको स्क्वाड में बना के रखा जाए, बट उसको लीडरशिप रोल में लेके नहीं आया गया, जबकि उसके लीडरशिप क्रेडेंशियल्स जो थे वो बहुत शानदार थे। उसके बाद रोहित विराट की रिटायरमेंट की कहानी। विराट कोहली का कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो सडन टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, जबकि रोहित शर्मा को लेकर के ये बात जरूर थी कि एज एक फैक्टर था, आज नहीं तो कल वो रिटायरमेंट लेंगे और क्रिकेटिंग लॉजिक से भी उनका रिटायरमेंट बनता था। बट जब विराट कोहली का रिटायरमेंट आया तो सबको शॉक सा लगा था, लेकिन ये दोनों ही रिटायरमेंट जो है वो पुश किए गए थे कि आइदर आप दोनों रिटायरमेंट लीजिए या फिर आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, टीम ट्रांजिशन के दौर से गुजरेगी, एक नया कप्तान बनाया जाएगा, क्योंकि नया कप्तान शुभमन गिल को बनना था, इसलिए इन दोनों रिटायरमेंट को पुश किया गया। अगर ये दोनों प्लेयर इंडिया के स्क्वाड में रह जाते तो उनके रहते उनसे बड़ा फिगर उस ड्रेसिंग रूम में उस टीम में कोई और नहीं हो सकता था। मजे की बात यह है कि घर पे न्यूजीलैंड से 3-0 से हारने के बाद जब बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग हुई थी तो उसमें यह तय हुआ था 4 सीनियर प्लेयर्स को फेस्ड आउट किया जाएगा, जिसमें रोहित शर्मा का नाम था, विराट कोहली का नाम था, आर अश्विन का नाम था और रविंद्र जडेजा का नाम भी था। 3 ने रिटायरमेंट ले ली, बट रविंद्र जडेजा अभी भी इंडिया की टीम में खेल रहे हैं। ओवरसीज एज ए बॉलर उनकी परफॉर्मेंस कई सालों से क्वेश्चनेबल है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी उनकी जगह को लेकर के सवाल उठे थे, लेकिन उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अभी तक आई मीडिया रिपोर्ट्स को अगर सच माने तो शुभमन गिल ओडीआई में भी कप्तान बनते हुए नजर आएंगे। रोहित विराट के लिए ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो है वो लास्ट सीरीज हो सकती है। इसके साथ गुजरात टाइटंस की टीम के साथ फाइनेंशियली क्या होता है, जो गुजरात टाइटंस की टीम $69 मिलियन की टीम थी 2024 में, शुभमन गिल के टेस्ट क्रिकेट कप्तान बनते बनते वो टीम $142 मिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंच जाती है। जब इतना सब इंडियन क्रिकेट में हो रहा था तो बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन इसको लेकर के क्या कहता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है, उसमें एक क्लॉज है प्रायर रिलेशनशिप का, जो कहता है व्हेन डिसीजंस आर मेड दैट बेनिफिट एन इंडिविजुअल और एंटिटी विद whom देयर वाज अ प्रायर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। यहाँ पर प्रायर प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी गौतम गंभीर और बीजेपी के बीच में। 4 महीने के अंदर वो बीजेपी छोड़ करके इंडिया के हेड कोच बन गए थे और बीजेपी और टोरेंट ग्रुप के बीच में रिलेशनशिप थी। अब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक ग्रे एरिया है, ट्रेसेबल इनट्रेसेबल। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आता है यहाँ पर, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है वो इनट्रेसेबल की कैटेगरी में आती है, इसलिए इसको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था। बट इनडायरेक्ट बेनिफिट किस तरह से पास किए गए ये आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट से देख सकते हैं, जो चेन ऑफ इवेंट्स है, टाइमलाइन है, उससे आप बिल्कुल समझ सकते हैं। बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिनका फायदा लोग उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिकी पॉन्टिंग एक वक्त पर दिल्ली कैपिटल्स के भी कोच थे और ऑस्ट्रेलियन टीम की भी कोचिंग कर रहे थे, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को डायरेक्टली फायदा पहुंचाया। जो प्लेयर जितनी रकम आईपीएल ऑक्शन में डिजर्व नहीं करते थे उससे कहीं ज्यादा रकम उन प्लेयर्स को मिली। मैक्सवेल का नाम उसमें बहुत बार निकल करके आता है, कुछ और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का भी नाम निकल करके आता है। लेकिन जब बात इंडियन डोमेस्टिक कोचेस की आती है और अगर कोई कोच स्टेट टीम के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर वो आईपीएल की टीम के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात आ जाती है। तो ये जो ग्रे एरिया है उसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप 2 टीम के साथ जुड़े रह सकते हैं, नहीं रह सकते। राहुल द्रविड़ का केस भी हुआ था जहां फिर उनको कोचिंग छोड़नी पड़ी थी। अब इसमें क्रिकेटिंग लॉजिक पर भी बात कर लेते हैं, और अगर मेरिट पर जाएं तो टेस्ट क्रिकेट में क्या शुभमन गिल का कप्तान बनना वो डिजर्व करते थे? बिल्कुल करते थे। बट पॉइंट यह है कि शुभमन गिल को बहुत जल्दी कप्तान बना दिया गया। इतना जल्दी इंडियन क्रिकेट में किसी को भी टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी नहीं दी गई। उसके बाद अगर आप टी20 के कप्तानी पर जाएं तो वो शायद प्लेइंग 11 में भी जगह डिजर्व नहीं करते थे, प्योर क्रिकेटिंग लॉजिक के बेसिस पर भी। श्रेयस अय्यर को जिस तरह से इग्नोर किया गया वो भी क्रिकेटिंग लॉजिक के बियॉन्ड है, और यहाँ पर पॉलिटिकल कनेक्शंस की बू आती है। उसके बाद हार्दिक पांड्या को इंडियन क्रिकेट में जिस तरह से ट्रीट किया गया, उनकी टी20 की कप्तानी ली गई,
ओडीआई की उपकप्तानी ली गई, यहां पर भी पॉलिटिकल कनेक्शन और इस चीजों की बात सामने निकल करके आती है। और ओडीआई कप्तानी की भी बात करें तो श्रेयस अय्यर यहां पर भी कंटेंडर हैं, हार्दिक पांड्या यहां पर भी कंटेंडर हैं, बट शुभमन गिल का नाम सबसे आगे ओडीआई की कप्तानी को लेकर के भी चल रहा है। और गौतम गंभीर जब पहले कमेंट्री किया करते थे तो स्टार कल्चर, हीरो वर्शिप, ये टर्म बहुत यूज होते थे क्योंकि वो टोटली इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने बहुत बार विराट कोहली को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया, ब्रॉडकास्टर को क्रिटिसाइज किया कि वो पूरे दिन दो प्लेयर को दिखाता रहता है, उनकी वर्शिप करता रहता है, उनको स्टार बनाता रहता है। लेकिन आज इंडियन क्रिकेट में क्या हो रहा है, ये गौतम गंभीर की हिपोक्रेसी नहीं है कि वो शुभमन गिल को हर जगह पुश कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में कप्तान बनाना हो, टी20 में फ्यूचर कैप्टन के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि पहले आपने उनको उप कप्तान बना दिया है, 2026 के बाद उनको वहां भी कप्तान बना दिया जाएगा। अब वनडे क्रिकेट में भी उनको कप्तान बना दिया जा सकता है। शायद कुछ महीनों में भी आप ये डिसीजन देख सकते हैं जहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे क्रिकेट से भी बाहर चले जाएं। हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर अपने ड्यू के बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिले। तो दोस्तों ये है वो पूरी स्टोरी, किस तरह का पॉलिटिकल कनेक्शन इंडियन क्रिकेट में इस वक्त पर एक्चुअल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और डिसीजन सिर्फ क्रिकेटिंग लॉजिक पर ना होकर के एक ब्रांड को बड़ा बनाने को लेकर के हो रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल ब्रांड जितना बड़ा बनेगा उतना फायदा गुजरात टाइटंस की टीम को होगा, टोरेंट ग्रुप को होगा। ये पूरी की पूरी कहानी वहां पर चल रही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस पूरे खेल में एक प्लेयर को फायदा हुआ, एक फ्रेंचाइजी को फायदा हुआ, बट इंडियन क्रिकेट का नुकसान कितना बड़ा हुआ। हार्दिक पांड्या, उनसे उपकप्तानी ली गई, उनकी फ्यूचर कैप्टनशिप की एम्बिशंस को तोड़ा गया। श्रेयस अय्यर जो इंडिया के कप्तान बन सकते थे उससे उनका नुकसान हुआ। रोहित विराट जैसे प्लेयर, उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी। ऋषभ पंत या जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में कुछ दिन कप्तानी कर सकते थे, उन सब चीजों से उनको भी हाथ धोना पड़ा। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ यशस्वी जायसवाल का, वन ऑफ द बेस्ट T20I बैट्समैन ऑफ इंडिया, उसको T20 की टीम से ही बाहर कर दिया गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के बाद खबरें आई थी कि उनको टेस्ट क्रिकेट में वाइस कैप्टेंसी दी जा सकती है, लेकिन उन खबरों पर पूर्ण विराम लग गया फरवरी 2025 के बाद। इवन राजस्थान रॉयल्स में भी उनको लीडरशिप रोल नहीं दिया गया क्योंकि इसके तार भी इस कहानी से जुड़ते हैं। अगर यशस्वी जायसवाल को वहां पर लीडरशिप रोल दे दिया जाता तो T20 क्रिकेट में उनका दावा और मजबूत हो सकता था और कहीं वो आगे चल के फ्यूचर में शुभमन गिल द ब्रांड को चैलेंज कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में रही है वो कहीं बेहतर रही है। T20 क्रिकेट भी वो ओन करते हैं, प्लस वनडे क्रिकेट में भी उनको जगह नहीं दी जा रही है। तो सबसे ज्यादा इन सब कहानी में अगर कोई पिसा है जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, वो है यशस्वी जायसवाल। और डिटेल आपको पढ़नी है तो आप हमारी वेबसाइट cricinsights.in पर जाकर के ये स्टोरी पढ़ सकते हैं। और डिटेल और फैक्ट्स के साथ ये खबर हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।